नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित IAS एकेडमी के ऊपर। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है उसी कड़ी में एक और जो करंट अफेयर का पहलू है हम वो आपके लिए लेके आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं योजना मैगजीन की। जो योजना मैगजीन है, योजना और कुरुक्षेत्रा, उन दोनों के करंट अफेयर की बात करेंगे। और वो भी कहां से, जनवरी से जून तक के करंट अफेयर देखने वाले हैं हम इस मैगजीन के अंदर, जिसके अंदर कुरुक्षेत्रा और आपकी योजना दोनों इंक्लूड है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें रहेंगे। जैसे जनवरी 2025 से शुरू होके और आपके जून 2025 तक सारे टॉपिक इसके करंट के इसके अंदर रहेंगे। इस मैगजीन के अंदर आपकी दोनों मैगजीन से, योजना से भी और कुरुक्षेत्र से भी, दोनों के मिले जुले टॉपिक्स हैं। जैसे आप टोटल देखोगे 4-4 करके, यहाँ पे 6 हैं, फिर से 5 हैं, फिर ऐसे करके ये सारे टॉपिक्स आपको आगे डिटेल में दिए हैं। जैसे पहला ही टॉपिक है हमारा, जहां हम बात करते हैं इंडियाज इमरजेंस एज ए हब ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कि इंडिया की इमरजेंस जो है किसके लिए, नॉलेज और टेक्नोलॉजी में किस किस पर्सपेक्टिव से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टेक्नोलॉजिकली। अभी तो आप सबको पता है भाई, इंडिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो हो ही रहा है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो कर ही रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहा है। लगभग हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन चुके हैं। ये कब जनवरी की बात कर रहा है तो 5 ट्रिलियन USD GDP बाय 2025 की हम भाई 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे 2025 तक। तो ऑलरेडी हम बन चुके हैं, है ना। अराउंड 4.5 का आसपास चल रहे थे हम उस टाइम। GDP में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वर्ल्ड के, हम किस पोजीशन पे है, 4th पे GDP में, और PPP परचेजिंग पावर पैरिटी में हम 3rd पे आते हैं, 3rd नंबर के ऊपर आते हैं ना। PPP हमारा क्या है, 3rd है। नॉमिनल GDP हम 4th नंबर पे हैं, जर्मनी हमसे ऊपर है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद US है ना। तो PPP में हम 3rd नंबर पे आते हैं, वैसे हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनोवेशन में अगर हम बात करते हैं तो आपका इंडियाज राइज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में इसकी रैंकिंग क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, जहां 39 2024 में है और 81 2015 में है। देखो 10 सालों के बीच में कितना अंतर आ गया, 10 सालों के बीच में बहुत सारा अंतर आ गया। ठीक है, GDP के में देख लिया हमने। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च होने लगा है। अभी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिचेज द 1.27 करोड़ एंड 2020 और 21। मतलब रिसर्च में हमने R&D में 1.27 करोड़ हमने खर्च किए, मतलब 1,27,000 करोड़ हमने लगभग R&D में खर्च किए हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी है इसमें, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना, 36.4% प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 34.6%। इन चीजों को, इन डेटा को आप नोट कर लो, ये आपके मेंस में भी काम आने वाले हैं और प्री में भी काम आने वाले हैं। मेंस और प्री दोनों में काम आएंगे। ठीक है, अब GII का हमने देख लिया, इंडिया का 2024 में कौन सा रैंक है, आपका 39th रैंक है 2024 में। 2024 का 2025 का एक बार देख लेना, इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, नेशनल जो आपका सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इंडिया का, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है परम शिवाय हमारा फर्स्ट वन, जो परम आपका सुपर कंप्यूटर था, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, है ना, परम सिद्धि, ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर हैं, की सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जैसे रुद्रा, आपने सुना होगा रुद्रा, है ना, परम रुद्रा,
जो सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था, सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था परम रुद्रा। आपका ये भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। सी डैक, आपने सुना होगा सी डैक, सी डैक, सी डैक यहां लिखा होगा सी डैक, बात करेंगे सी डैक की भी, ठीक है। निधि, चलो इसी के अंदर बात कर लेते हैं, चलो इसी के अंदर बात कर लेते हैं। सी डैक की बात करते हैं। तो सी डैक क्या है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं, सी डैक क्या है आपका, कंप्यूटर में जो एडवांस डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट, सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लगभग 130 करोड़ 130 करोड़ की ग्रांट हम यहाँ पे दे चुके हैं, जो किसके लिए हम इन फ्यूचर यूज करेंगे। जो जितने सुपर कंप्यूटर हैं लगभग हम किसमें, क्लाइमेट रिसर्च में, और जो नई जो टेक्नोलॉजी है, साइंस के जो एडवांसमेंट है, उनमें हम ये यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक की जो हम बात कर रहे थे, उसके अंदर डेवलप किया गया। यहां देख लेते हैं, ठीक है। विद ओवर 100 यूनिकॉर्न जो कंपनीज हैं, एंड द इनिशिएटिव लाइक द स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, है ना, अटल ट्विंकल लैब, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही बनाई गई है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन हब इंडिया बनने की कगार पे है। अटल ट्विंकल लैब एस्टेब्लिश की गई है, क्योंकि जो नर्चरिंग करना, जो छोटे छोटे माइंड से जो बच्चे हैं, उनको लैब के अंदर क्या करना, सिखाना, चीजें कैसे बिल्ड होती हैं, उनके अंदर इनोवेटिव आइडिया, क्यूरियोसिटी जनरेट करना इनका काम है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। ये क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, और उनका जो स्टार्टअप है, ठीक है, बहुत सारे आईआईटीएन अभी क्या कर रहे हैं, नौकरी ना करके इंडिया में स्टार्टअप, अपने खुद के स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है इन सब स्टार्टअप को। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंड दे रही है इन सबको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एम, अटल इनोवेशन मिशन की, अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव है इंक्लूडिंग द अटल न्यू इंडिया चैलेंज फोरकास्ट एंड वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एलिज द इंडियन इनोवेशन लैंडस्केप विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। इंडिया के जो आपका जो रिसर्च है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए, और जो बच्चे हैं, एजुकेशन के जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए, यंग माइंड्स को नर्चरिंग करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इनपुट्स की मैं बात करूं, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो सबको पता है भाई, इंडिया के एग्रीकल्चर में आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एआई ड्रिवन नैनो चीजें भी यूज कर रहे हैं, एआई ड्रिवन डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। रूरल एरिया तक, जो पहले जहां चीजें पहुंचना मुश्किल था, अभी रूरल एरिया तक हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह पहुंचा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम क्या कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटेड रोबोट्स आ गए हैं, रोबोट्स, जहां पहले पेंट करने के लिए इंसानों का यूज होता था, आजकल कौन पेंट कर रहा है गाड़ियों को, रोबोट्स पेंट करते हैं, ताकि जो हेल्थ हजार्ड हैं वो कम हो सके, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो क्रैक्स वगैरह फाइंड करने के लिए भी एआई का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। बेनिफिट इंडस्ट्रीज 4.0 टेक्नोलॉजीज विद द इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आपको पता ही है क्या है मेक इन इंडिया। अब हम हर जगह मेक इन इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। जहां पहले हम किसकी बात करते थे, प्रोक्योरमेंट की, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। एफडीआई आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। डिजिटल जो इकोनॉमी है आल्सो ग्रोइंग रैपिडली। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर 5G आ गया, एआई आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिवोल्यूशनराइज कर रही हैं, आईओटीज, क्योंकि बहुत सारी स्मार्ट चीजें आ गई है, लाइक आपका स्मार्ट सिटी आ गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट आ गया, और फाइनेंस आ गया। इंडिया शिफ्ट कर रहा है बहुत सारी चीजों को। इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड हैज एक्सेलरेटेड द application of scientific discoveries
इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। क्या कह रहा है कि भाई ये जो अभी जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो क्या कर रही है, जो साइंटिफिक रिसर्च है उनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ा रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है उनको। जैसे प्रोग्राम्स जैसे निधि हो गया और बिरैक हो गया। निधि बिरैक ये क्या है, निधि प्रोग्राम क्या है और बिरैक क्या है, ये एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में क्या है, कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन बिटवीन द एकेडमी एंड इंडस्ट्रीज। जो क्या करेगा, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देगा, एजुकेशन एजुकेट करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स। जैसे इसरो के बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो उनको, इसरो से डिप्लोमा कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, है ना। तो ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि लोगों को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। जो लोग हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, रोजगार मिल सके और वो अच्छी चीजें डेवलप कर सके। क्लियर, ठीक है। सोशल इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का सोशल इंपैक्ट क्या है, ठीक है, सोशल इंपैक्ट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए सोशल इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च इन 2015 डिजिटल इंडिया मिशन हैज ट्रांसफॉर्म एसेस टू द पब्लिक सर्विसेज प्रमोटिंग द इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब जो आपका इंक्लूसिविटी और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया, वहां पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया, ठीक है, सोसाइटी के अंदर हमने इंक्लूड किया इसको। इट हैज, ये तो चीजें हमने ऊपर पढ़ ली कि भाई एक्सपेंड हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, फाइनेंस में, सर्विसेज में, हर चीज में आजकल एआई हमने डाल दिया, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए जरूरी है, जैसे ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। इन्होंने क्या किया है, एसेसिबिलिटी बढ़ा दी है चीजों की, चीजों को डीप पेनिट्रेट किया है, लोअर लेवल तक चीजों की फैसिलिटीज बढ़ाई है कि हर आदमी क्या कर सके, चीजों को जो गवर्नमेंट की जैसे इनिशिएटिव्स है उनका बेनिफिट ले सके। ट्रांसपेरेंसी किया है, ट्रांसपेरेंट किया है, जो जैसे घोस्ट बेनिफिशरीज थे, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे क्या देती है लोगों को, बीपीएल कार्ड वालों को या बीपीएल से जो और भी जो नीचे हैं, है ना, उन लोगों को क्या देती है गवर्नमेंट, मान लो अनाज दे रही है। अब कई लोग क्या करवाते हैं, फर्जी आपका राशन कार्ड बनवा लिया, अनाज लेने लगे, उनको हमने क्या बोल दिया, घोस्ट बेनिफिशियरी बोल दिया। अब उन घोस्ट बेनिफिशरीज को हटाने के लिए हमने पीपीपी बनवा दिया कि आपके परिवार पहचान पत्र बनवाया हमने। तो अब परिवार की इनकम क्या है, रियल में इनकम कितनी है, कितनी उनकी जमीन है, वो सब कुछ हम, हमारे पास गवर्नमेंट के पास डेटा चला गया। अब घोस्ट बेनिफिशरीज को हमने क्या कर दिया, साइड कर दिया, घोस्ट बेनिफिशरी को हटा दिया। रियल जिसके पास, अगर जो जिसके पास, जिस इंसान के पास कमी है धन की, या रियल जो बेनिफिशरी है वही उस चीज का लाभ उठा पाएगा। अदर हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो संजीवनी और जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ है जो कार्ड बना है, उससे हमने क्या कर दिया कि भाई जो लोगों को पहले घूमना पड़ता था, ठीक है, जगह जगह जाना पड़ता था इलाज के लिए, आजकल वो क्या कर दिया भाई, गवर्नमेंट उसको डिजिटल कार्ड को दिखाओ, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना 5 लाख तक का इलाज करा लो, है ना। कोविड 19 के टाइम में हमने एक मुहिम चलाई थी, वैक्सीन मैत्री, मैत्री हेल्थ केयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, है ना, याद होगा आपको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसमें भी बहुत सारी चीजों को फोकस किया गया, मतलब लर्निंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी वहां पे फोकस किया गया। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑन, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी का और इम्पैक्ट क्या क्या है। अगर हम बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात कर ली कि 2015 में एक की पिलर इंक्लूड किया गया था, जैसे आपका आधार, है ना, आधार कार्ड, एक आपका आधार था, डिजी लॉकर था, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर, आपके ये सारे क्या हैं, आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। अगर मैं यूपीआई माइलस्टोन की बात करूं, तो अभी तक
अभी तक 15 मिलियन यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन था, ठीक है, सिंगल मंथ में 15 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल मंथ अभी होती हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट सॉरी भाई। इसके अलावा ऊपर हमने हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स की भी बात कर ली, जिसमें आपका ये ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन जो होती हैं कि फोन करो आपको बताएगा ई संजीवनी की कहाँ कौन सी मेडिसिन किसके लिए यूज हो रही है और कितनी आपको कैसे दवाइयां लेनी है, वो सब और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर ली। इसके अलावा इनोवेशन की हम बात कर लेते हैं। इनोवेशन में अटल इनोवेशन मिशन हमने देख लिया, अटल ट्विंकल लैब देख लिया। स्पेस पावर के अंदर देख लेते हैं हमारा स्पेस पावर के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी exemplified by the program like the IGMDA and INS विक्रांत। मतलब जो स्पेस क्राफ्ट कैरियर वगैरह हैं या एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मिशन शक्ति की अगर आपको याद हो, मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति में हमने क्या किया था, लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 300 किलोमीटर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं मिशन शक्ति में, है ना। तो हमारा इंडिया चौथा कंट्री ऐसा हो गया जिसके पास ये है। इसके अलावा हमारा गगनयान 3 हो गया मिशन, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इन सब चीजों को यूज किया है, मतलब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हमने यूज किया है। एआई रोबोटिक्स में भी आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल क्वांटम जो मिशन है आपका, नेशनल क्वांटम मिशन जो एआई रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेमीकंडक्टर वगैरह जो डेवलप करने में, डीप ओशन मिशन है जो आपके 6000 मीटर तक की गहराई के जो डीप ओशन मिशन है, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, आपका एआई का यूज कर रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में जैसे जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके अंदर भी हम यूज कर रहे हैं। इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, अभी हमने पढ़ा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांता एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा सा अभी हमने इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया है। पुराने वाला आईएनएस विक्रांता है ना, जिसके नाम से बाइक भी आती है, आईएनएस विक्रांता के नाम से बाइक भी आती है, वो पुराने वाला था। ऐसा माना जाता है कि भाई, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं वो बात सच है या नहीं, तो विक्रांता जो बाइक है वो इसी के लोहे से बनी है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियाज मिशन मेड अप्रोच, सॉरी, इंडियाज मिशन मोड अप्रोच अगेंस्ट द सिकल सेल डिजीज, कि जो इंडिया का जो मिशन है वो सिकल सेल जो डिजीज है उसके अगेंस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि डिजीज के बारे में। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली होता क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स के कारण होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, अब नॉर्मेलिटी आती है, अब नॉर्मेलिटी के कारण जो होता है क्रोमोसोम में म्यूटेशन अगर हो जाए, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन, चेंजमेंट, चेंज होना, चेंजमेंट, चेंज अगर आ जाए, चेंज कैसे आएगा सर, चेंज कैसे आएगा, फिर जो चेंज होता है वो कितनी तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। चेंज किसी भी कारण हो सकता है, वो कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, वो कोई केमिकल फैक्टर हो सकता है जिसके कारण ये चेंज आया। एक तो हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और एक हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, खाली एक ही जगह, छोटी सी एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एक चीज चेंज हो रही है, एक चीज चेंज हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे दिवाली में हम क्या लगाते हैं, बहुत सारी लड़ियां लगाते हैं, है ना। बीच से कोई एक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, उस लड़ी में एक बल्ब फ्यूज हो गया, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरी फ्रेम ही चेंज हो गई, पूरे के पूरे फ्रेम चेंज का मतलब वो लड़ी ही खराब हो गई स्टार्टिंग से लास्ट तक। मान लो एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं, राम चलो
एक सेंटेंस लिखा मैंने, माई नेम इज रवि, है ना, माई नेम इज रवि लिखा। अगर मैं इसकी फ्रेम चेंज करूं तो क्या सेम रहेगा ये? कैसे फ्रेम चेंज करते हैं, चलो देखो एक बार। जैसे मैं यहां इसको बदल के ऐसे लिखता हूं, कैसे, NYEMRSAVII, ऐसे कुछ लिख दूं, मान लो ऐसे कुछ लिख दूं, तो ये क्या हो गया, पूरा फ्रेम चेंज हो गया। पूरा फ्रेम चेंज हो गया, जिसका पहले कुछ मीनिंग था, अभी वो मीनिंग क्या हुआ, है ही नहीं, है ना, वो मीनिंग क्या होगा, है नहीं है। ऐसे ये तो क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन, एक जगह पे चेंज होता हो, एक जगह पे चेंज होता हो, ठीक है, एक जगह पे चेंज होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, केवल एक जगह एक पॉइंट पे चेंज हुआ, पॉइंट म्यूटेशन, पूरी फ्रेम चेंज हो गई, दैट इज आपका ठीक है। अब देखो होता क्या है, कैसे होता है ये, एक बार इसमें समझ लें। यही थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं, जूम, ताकि समझ में आए अपने को। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में कैसे होता है, देखो क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है, आपको सबको पता है कि हमारे पास 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, हमारी आरबीसी बनाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, उसकी सरफेस प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होगी। इन अमीनो एसिड जब ये जुड़ते हैं एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में, तो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है इसमें, वो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है, इसकी जगह क्या आता है, इसकी जगह बदल जाता है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाता है, वेलिन आ जाता है। और वेलिन आने के कारण इसकी जो शेप थी, इसकी जो शेप थी, वो बाइकॉनकेव होने के बजाय कैसी हो जाती है, वो वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, क्रिसेंट शेप हो जाती है, ऐसी हो जाती है। सर इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब जीन अगर पूछे तो सर कौन से जीन जीन के कारण होती है, जीन में कौन से में होती है, HBB जीन्स के अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है, यानी कि एडेनिन टू थायमिन, एडेनिन बदल जाता है थायमिन से, तो वहां पे एक जगह म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला है कि वो सर कैसे चेंज होता है, वो भी देख लेते हैं। वो जैसे न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं, जैसे जो डीएनए के अंदर, सॉरी एमआरएनए के ऊपर जो क्या हो गया आपका, जी ए जी होता है, GAG होता है, इसके साथ कौन आएगा, एंटीकोडन, आपका डीएनए पे GAG होगा, और डीएनए से आरएनए पे क्या जाएगा आपका अगर मैं यहां बात करूं, GAG हुआ, GAG के अपोजिट कौन होगा, ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डीएनए यहां लिख देता हूं, डीएनए, डीएनए के ऊपर GAG है, जी के साथ C आया, ए के साथ T आया, और जी के साथ क्या आया, फिर से C आया, है ना। और जब इससे आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, जी बनेगा, फिर ए बनेगा, और फिर जी बनेगा, GAG, ये बन गया, आरएनए बन गया, ये क्या है, आरएनए है, आरएनए बन गया। अब इससे इससे जब आगे चलते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये इसके ऊपर जो एंटीकोडन आएगा वो क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड GLA,
ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब हम अबनॉर्मल में बात करते हैं, अबनॉर्मल में क्या करते हैं, जब अबनॉर्मल कंडीशन होते हैं यानी कि सिकल सेल एनीमिया जब होता है तो टी जी जी आता है, जी। अब यहां क्या आ जाएगा, ए सी आ गया। मतलब एक देखो ये पॉइंट चेंज हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट चेंज हुआ, ये एक चेंज हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगले में क्या आ जाएगा, ये डीएनए था और डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी यू जी। और जी यू जी क्या बनाएगा, जी यू जी किसके लिए होता है, जी यू जी वैलिन के लिए होता है, VAL। तो यहाँ पे वैलिन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। और वेलिन जब आता है तो ये क्या करेगा, सिकल सेल एनीमिया करेगा। अब एक चीज समझ में आई, यहां सर ए है और यहाँ टी है, सिर्फ एक अमीनो एसिड के एक कोडोन चेंज हुआ, सिर्फ एक कोडोन चेंज हुआ और उस कोडोन चेंज होने के कारण इतना बड़ा घमासान हो गया, ठीक है। अभी आज आपने देखा ना बिरसा 101 करंट अफेयर में है, बिरसा 101। अब ये बिरसा 101 क्या है, मुझे आप लोग बताओगे, कमेंट में बताओगे बिरसा 101 है क्या। ये चीज समझ में आई, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन है ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज हमें कहा मिलेगी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके अंदर, ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। तो आपका primarily affect the tribal population in India with over a 1 million people suffering from the sickle cell anemia disease, especially in the states of Odisha, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन 5-6 स्टेटों में क्या है, आपके 5 स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सिकल सेल एनीमिएटेड लोग रहते हैं, ठीक है, सिकल सेल एनीमिएटेड लोग रहते हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, किसका, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया इसको सिकल सेल एनीमिया से मुक्त भारत बनाने का। तो जो लॉन्च किया, तब ये कब किया था, 2023 में, गवर्नमेंट ने 2023 में इसको लॉन्च किया था, सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए मिशन लॉन्च हुआ 2023 में, ठीक है। टारगेट क्या था कि 2047 तक भारत के अंदर, हाँ देखिए 2023 के अंदर यूनियन बजट के अंदर क्या किया गया था, एक नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन आया था कि 2047 तक हम भारत को क्या कर देंगे, एनीमिया मुक्त बना देंगे, ठीक है। टारगेट ग्रुप क्या था कि 0 साल से 40 साल तक के जो भी लोग हैं उन लोगों को ठीक करना, लगभग अक्रॉस द 200 डिस्ट्रिक्ट, 200 डिस्ट्रिक्ट, 17 स्टेट के 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। 278 लगभग आपके 278 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द 17 हाई फोकस स्टेट, जिसमें प्राइमरली जो ट्राइबल थे वो गुजरात के, एमपी के, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर चीजों पे ध्यान दिया गया, ठीक है। स्क्रीनिंग अवेयरनेस चलाई गई, इनोवेशन इंटीग्रेशन विद द हेल्थ केयर की, कोलैबोरेशन विद द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट, वैक्सीन एंड काउंसलिंग की सिकल सेल एनीमिया के लिए। इसके अंडर आत्मनिर्भर भारत, सॉरी आयुष्मान भारत है हेल्थ एंड वेलनेस, उसके अंदर आपके क्या दिया जाए कि लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, है ना, उसकी काउंसलिंग की जाए। ये सारे प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा दूसरी मिनिस्ट्री जो ट्राइबल लोगों की है, दैट इज आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट बर्डन, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिकल सेल एनीमिया डिजीज इंडिया के ही अंदर है ना। सॉरी हाईएस्ट क्या बोल रहा था मैं, कि सिकल सेल एनीमिया के जो लोग हैं वो सेकंड नंबर पे किसके ऊपर है, इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर में, है ना। ये चलता कैसे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, ब्लड स्टोरेज यूनिट के अंदर आपका सेफ ब्लड हो, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो एसेंशियल जो ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ग्रास रूट तक हो, तो ये गवर्नमेंट का मिशन है। डिसेबिलिटी अगर हम बात करें कि तो जो आपके सिकल सेल एनीमिया जो है उसको डिसेबल राइट टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी के जो सर्टिफिकेट आता है वो दिया जाए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जाए। मतलब आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है आपका, है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 का है, उसके अंडर उसको अलाउ किया जाए। ठीक है, लो ट्रीटमेंट कवरेज, ओनली 18% पेशेंट है जो प्रॉपर क्या कर पाते हैं, आपके ट्रीटमेंट रिसीव कर पाते हैं, ट्रीटमेंट अब वो अच्छे से चला पाते हैं, बाकी ट्रीटमेंट नहीं चला पाते। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यही था कि उनकी काउंसलिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, सोशल स्टिग्मा एंड मिस इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो इस डिजीज के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रम को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पार्टिसिपेट मतलब इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर जोड़ा जाए, एनीमिया मुक्त बनाया जाए। ठीक है, ऑपरेशन गैप, जो हेल्थ सिस्टम इज अफेक्टेड द health system in affected areas are underfunded and lack of resources to provide the comprehensive care। क्या कह रहा है कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फंड है वो इतना ज्यादा नहीं जा पाता। ठीक है, और उनका जो रिसोर्स की एलोकेशन है वो भी इतने अच्छे ठीक ढंग से नहीं हो पाती। वे फॉरवर्ड क्या क्या है ये हमने पहले ही देख लिए। वे फॉरवर्ड क्या क्या है कि काउंसलिंग करो, जेनेटिक काउंसलिंग हो गई कि जीन में कहां कहां से ज्यादा रिस्क है और उस जीन को पहचानो, पेडिग्री एनालिसिस करो, इंटीग्रेशन विद नेशनल हेल्थ सिस्टम, जो सिकल सेल एनीमिया है उसको नेशनल हेल्थ सिस्टम में डालो, कमिटीज बनाओ। ठीक है, और डिजीज को इरिडिकेट करने की कोशिश करो। मेकिंग इंडिया एग्रीकल्चर फ्यूचर रेडी की जो मेकिंग इंडिया है, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है हमारा, वो उसको हम फ्यूचर रेडी कैसे बना सकते हैं इंडिया के लिए। तो सीधी सी बात है, एग्री टेक को हम बढ़ा के और सस्टेनेबल जो चीजें हैं उनको बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, एग्री टेक मिशन को, हमारा डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है हमारा, उसको हम आगे ले जा सकते हैं, है ना। बात करते हैं आपके डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की। जो कंसेप्ट है आपका अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए क्रिएट करना, इसका काम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो जिसमें जो एम्फोसिस दिया गया है, एम्पावरिंग द स्मॉल फार्मर्स को अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट और यूथ फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, कि यूथ को भी इंक्लूड किया जाए इसके अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए यूथ का भी। अगर बजट की एलोकेशन देखें तो बजट के अंदर काफी सारे जो लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें से इसको रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया 1.52 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। ठीक है, एग्री स्टेक की जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फार्मर आईडी वगैरह, जो लिंक इंश्योरेंस वगैरह, फार्मर आईडी से लिंक करना, ये सारी चीजें यहाँ पे की गई है। अगर किसान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है, कृषि डीएसएस, आपने सुना होगा कृषि डीएसएस, है ना, डिजिटल सपोर्ट सिस्टम कृषि के लिए, वो भी आपका जो जियोसेप्टियल प्लेटफॉर्म जो क्या करेगा, जियोसेप्टियल प्लेटफॉर्म क्या करता है कि आपकी जितनी भी फसल है उसका सैटेलाइट इमेज, ठीक है, इमेज लेता है और वो सॉइल हेल्थ को मॉनिटर करता है। ठीक है, और जो क्रॉप के पैरामीटर हैं, वेदर के जो पैरामीटर्स हैं, उनको एनालाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम क्या है, कोई बताएगा? प्रधानमंत्री ऊर्जा संरक्षण एवं उत्तम, क्या है, उत्तम महाअभियान, है ना, सॉरी उत्तम नहीं, उत्थान महाअभियान, उत्थान महाअभियान। इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट है कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, बैरन लैंड जो खाली जमीन पड़ी है उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप,
है ना, सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा दो। तीसरा कंपोनेंट क्या कहता है कि सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड, कनेक्ट टू द एग्रीकल्चर पंप, की जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, आपको पता है दो तरीके के पंप लगते हैं और दो तरीके के सोलर पैनल्स भी लगते हैं घरों में, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में क्या होगा कि आपके जो सोलर सिस्टम है उसको ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा, मतलब पावर हाउस से जोड़ दिया जाएगा, जितनी आप बिजली खर्च करोगे वो खर्च कर सकते हो, उसके बाद जो बच गई वो सारी कहाँ चली जाएगी, उस पावर हाउस में चली जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा, आप अगर कहीं भी बिजली यूज करनी पड़ जाए आपको, ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों में जब लाइट कम होती है, तो आपका जो बिजली का बिल है वो नहीं आएगा, वो कम आएगा, उतना ही रिड्यूस होके आएगा बिजली का बिल। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अभी सोलर सिस्टम जो आप लगवा रहे हो उसमें गवर्नमेंट क्या दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। 60% आपका शायद सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो अराउंड अराउंड 90% या 100% पूरा ही आपको फ्री हो जाता है। ठीक है, सोलर पैनल 2 किलोवाट का अगर लगवाते हो तो। बजट एलोकेशन हमने देख लिया। प्रोडक्शन अचीवमेंट्स की, रिकॉर्डेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई हमारा 2023 और 24 के अंदर 3,323 लाख मेट्रिक टन जो हमारा था वो वहां पे सबसे ज्यादा राइस हुआ था, उसके बाद व्हीट हुआ हमारा। ठीक है, और श्री अन्ना ऑयल सीड्स में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, पल्सेस में भी बढ़ोतरी हुई है, एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर है फ्रूट्स वगैरह उनमें भी हमारा क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट क्या देती है, एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि भाई इतने कम से कम दामों में, इतने दामों में तो मैं आपकी फसल खरीद लूंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है मैं इतने दामों में तो आपकी फसल खरीद लूंगी, इससे अगर ज्यादा कहीं बिकती है तो बेच दो। तो दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, हाईएस्ट एमएसपी मार्जिन जैसे सबसे ज्यादा वीट के ऊपर 105% है। ठीक है, मस्टर्ड पे 98% है, एंड पल्सेस लाइक लेंटल्स एंड ग्राम उन पे भी क्या है आपका लगभग आपकी काफी सारी फसलें कवर करता है एमएसपी। मानसून इंपैक्ट अगर मैं बात बताऊं तो 5% सरप्लस रेनफॉल इंप्रूव द सॉइल मॉइस्चर एंड रिजर्वायर स्टोरेज। 123% ऑफ 2023 लेवल में शो किया गया है कि पैडी और मतलब जो बारिश अगर अच्छी होती है तो हमारी फसलें भी क्या होती है, क्योंकि अच्छी होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर क्या है, रेनफेड है। रेनफेड है मतलब आपके रेन से ही पैदा होने वाला हमारी फसलें हैं, है ना, बारिश के से सिंचाई होती है। अभी भी हम देखते हैं कि गेहूं की फसल अच्छी होगी, सरसों की फसल अच्छी होगी अगर बारिश हो जाए तो थोड़ी सी लास्ट में, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स, कौन कौन से एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव 2,817 करोड़ की लागत इसको बजट दिया गया है। फोकस किस पे किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एग्रीस्टेक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अभी हम बात कर रहे थे केडीएसएस की, एंड सोयल प्रोफाइल मैपिंग, सोयल प्रोफाइल मैपिंग की बात की गई। क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिसर्च, food security through the planet genetic resources and management of crop improvement, includes the modernizing agriculture education under the new education policy 2020। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की बात की गई, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर की बात की गई, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की गई, लैब टू लैंड इनिशिएटिव की बात की गई कि आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है, लास्ट माइलस्टोन फॉर फार्मर रिसर्च कनेक्टिविटी, कि आपका जो आपके जो केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जिनको हम बोल रहे हैं, वो क्या है, फार्मर से कनेक्ट करने की हमारी लास्ट कड़ी है। ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम जैसे आपका PMRKVY और कृषि उन्नत योजना, कृषि उन्नत योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, ठीक है, मिशन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू जो क्रॉप्स फ्रूट है, अभी हमने देखा था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कि इसमें जो थ्रू प्लांटेशन स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट, जिनकी कॉस्ट आपकी हाई हो, जिनसे इनकम आपकी हाई हो, वो प्लांट यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया इंडिया ने, एम टू मेकिंग इंडिया हॉर्टिकल्चर ग्लोबली,
कि आपके जो क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है कि एक क्लस्टर में जितनी भी क्रॉप्स हो रही हैं, जो आपकी फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको ग्लोबली क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, ग्लोबली उनका मार्केट एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो नमो ड्रोन दीदी, एक आपने पढ़ा होगा नमो ड्रोन दीदी, है ना, नमो ड्रोन दीदी पढ़ा होगा आपने। प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमेन्स, जो आपकी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको क्या किया जा रहा है, ड्रोन दिए जा रहे हैं। ठीक है, ड्रोन दीदी जिसको बोला गया, ड्रोन दिए गए, ड्रोन से वो क्या कर रही है, खाद वगैरह छिड़क रही है और दवाइयां डाल रही है फसलों में। उससे क्या होगा, एक तो उसकी इनकम होगी, दूसरों के खेत में अगर वो डालेगी तो, और खुद के खेत में डालेगी तो भी क्या होगा, वो चीजें इंप्रूव होगी, उसके हेल्थ को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बेनिफिट हो जाएगा, है ना। एआई एग्रीकल्चर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस और नो, तो ये सारे इनिशिएटिव हो गए। अगर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसीजन की मैं बात करूं, जैसे ऑनियन एक्सपोर्ट है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रिमूव्ड एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कट ऑफ 40% टू 20%, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको भी हटा दिया, 20% कर दिया। मतलब अब क्या होगा, बूस्ट आएगा ओनियन के एक्सपोर्ट में। बासमती राइस एक्सपोर्ट, भाई बहुत सारी बासमती की जो वैरायटी है वो इंडिया के बाहर जाती है, दैट इज बिटवीन $800 टू $950 पर मेट्रिक टन। जो इतनी हैवी थी उसको रिमूव कर दिया गया। एडिबल ऑयल को भी एक्सपोर्ट बढ़ाया गया है। ठीक है, एक बार ये देख लेना, सारे इनिशिएटिव एक बार गो थ्रू हो जाना। पीएम किसान स्कीम सैचुरेशन ड्राइव एडेड 25 लाख न्यू फार्मर, इंक्रीजिंग द टोटल बेनिफिशरीज टू ए रिकॉर्डेड 9.51 करोड़। मतलब जो पीएम किसान योजना है उसके अंदर अभी कितने बेनिफिशरी हो गए आपके, 9.5 करोड़ आपके बेनिफिशरी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, एनडीसी क्या होता है, एनडीसीटी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि आपका जैसे एसडीजी है, सस्टेनेबल गोल है, तो आपके जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको गवर्नमेंट किसके थ्रू अचीव करेगी, कैसे अचीव करेगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपका 2070 तक, 2070 तक हम नेट जीरो पे आ जाएंगे। नेट जीरो यानी कि जितना हम कार्बन अमिट कर रहे हैं उतना हम कार्बन अब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो नेट जीरो ये क्या है हमारा, एक क्या हो गया, एनडीसी हो गया, है ना। ये हमारा एनडीसी हो गया, अपनी तरफ से लिया हुआ जो हमारी चीजें हैं। ठीक है, हाई प्रायोरिटी एरिया अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया ने कमिट किया है, जैसे एमिशन इंटेंसिटी जो हम बोल रहे हैं उसकी रिडक्शन की बात करता है 45%। कब तक, 45% आपका 2030 तक, मतलब अपग्रेडेड टारगेट 2022 में 50% तक 2030 तक। ऑलरेडी हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है, ऑलरेडी हमने कर लिया है ये टारगेट अचीव कि 50% हम क्या करेंगे, जो नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमने ये कर लिया है। ठीक है, 2005 के लेवल से हम आ गए हैं। रिडक्शन में भी हमने बात की कि 2022 में हमने 45% रिडक्शन की बात की थी कि 30% पे आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हम 45% 2030 तक, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है, कार्बन सिंक की जब हम बात करते हैं, कार्बन सिंक की जो एडिशनल कार्बन सिंक है 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू द एडिशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। हम क्या करेंगे, कार्बन सिंक को भी हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे। ठीक है, पीएम सूर्य घर जो योजना है, पीएम सूर्य घर योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में, 1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर हम क्या डालें, 1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर हम क्या इंस्टॉल करें, आपके सोलर पैनल इंस्टॉल करें, सोलर पैनल इंस्टॉल करें। ठीक है, अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली। बजट टारगेट कितना था, अलोकेशन 75,021 करोड़, तो इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन 1 करोड़।
कि 1 करोड़ लोगों के घर पे सोलर पैनल लगाने का कार्य था। ये कब शुरू हुआ था? इनिशिएटेड ऑन द 13 Feb 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रमोट मतलब शुरू किया था। प्रमोट किसके लिए? इन सोलर इंस्टॉलेशन एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, है ना। एक मिस्टी इनिशिएटिव चला था आपका, मिस्टी इनिशिएटिव। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये रहा आपका कि गवर्नमेंट अप टू 60% सब्सिडी देती है 2 किलोवाट के सिस्टम पे, है ना। 40% सब्सिडी देती है आपका 3 किलोवाट के उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। कोलैबोरेशन फ्री इनिशिएटिव लोन, लोन भी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, इसके ऊपर। और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों लगते हैं, ठीक है। गोबर गोबर्धन इनिशिएटिव चलाया है, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए, एक, है ना, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपका चलाया गया है, ठीक है। ग्रीन सोवरेन बॉन्ड, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक देखा जाए, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बताओगे? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है टू मोबिलाइज द रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ बॉन्ड इशू करती है। इसका जो इससे जितना भी जो धन मिलता है, जो पैसे आते हैं यहाँ से, वो कहाँ लगाए जाते हैं? आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि आपकी जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, उन चीजों को डेवलप करने के लिए आपके ग्रीन बॉन्ड्स लाए गए हैं, है ना। आपके राइज द फंड टू फॉर राइज फंड फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए अचीवमेंट कितना? 8,000 करोड़ राइज इन 2024 विद द 16,000 करोड़ एलोकेशन इन द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का? इंडिया सपोर्ट्स इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन अलाइनमेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ COP26, ठीक है। हाई रिस्क परसेप्शन एंड लिमिटेड रिटेन डेटा। नेक्स्ट, गोवर्धन हमने बात कर ली। क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात करेंगे। एनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स लाइक द लिथियम एंड कॉपर। जो लिथियम और कॉपर है, ठीक है, उसको दोबारा से यूज करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं? जो क्रिटिकल मिनरल है, उसको ज्यादा डिपेंडेंसी ना करनी पड़े। मिस्टी, जिसकी हम बात कर रहे थे, मिस्टी इनिशिएटिव। मिस्टी इनिशिएटिव किसके लिए है? मैनग्रोव्स के लिए है। जो श्योर लाइन है हमारे, उसके जो हैबिटेट्स एंड जो टेंजिबल इनकम है, वहां से जनरेट करने के लिए आपका क्या है? मिस्टी मिस्टी क्या है? एक इनिशिएटिव है जो आपका क्या कह रहा है? फोकस रिहेबिलिटेट 540 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मैनग्रोव ओवर द 5 ईयर अक्रॉस द 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। 3 यूनियन टेरिटरी और 9 स्टेट्स के बीच में ये चलाया गया है, ठीक है। कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैनग्रोव्स की। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एफोरेस्टेशन ऑफ मैनग्रोव्स बाय द शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड कवरिंग द मनरेगाज एंड CAMP फंड। मनरेगा और जो कैंप फंड है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? इसको अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, है ना, एक्विफायर की तरह भी एक्ट करते हैं, कार्बन सिक्वेस्टर की तरह। नेक्स्ट क्या है? अमृत धरोहर। अमृत धरोहर में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाटर क्वालिटी है, मतलब जो वेटलैंड्स है, उनको रिस्टोरेशन की बात की गई है अमृत धरोहर प्लान में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। सोवरेन बॉन्ड हो गया एक, तो ग्रीन सोवरेन बॉन्ड, और दूसरा क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ये इंसेंटिवाइज द एफोरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की इंसेंटिव दिया जाएगा। किसके ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा आपको? जो आपके ये एफोरेस्टेशन है, अगर आप क्या करते हो? पेड़ लगाते हो, ठीक है, उन चीजों पे आपको क्या दिया जाएगा? आपका इंसेंटिव दिया जाएगा। द ग्रीन क्रेडिट और एक्टिविटी लाइक द वाटर कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कार्बन क्रेडिट एज कवर्स द ब्रॉडर रेंज ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट। ग्रीन क्रेडिट अलग है, कार्बन क्रेडिट अलग है, ठीक है। सोलर पार्क डेवलपमेंट की बात की गई। इको मार्केट की बात की। इको मार्क स्कीम 1991 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसको 2024 में बाद में क्या किया गया?
रिवाइज किया गया। इको मार्क स्कीम क्या है कि इको फ्रेंडली जो चीजें हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इको मार्क स्कीम आई है। ठीक है, इको फ्रेंडली जो चीजें उनके डेवलपमेंट के लिए इको मार्क स्कीम आई है। इसके अंदर जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, 2019 में लॉन्च किया गया 132 सिटी में। नेट जीरो की बात की गई, दो सीओपी 27 में हमने क्या कहा कि 2070 तक इंडिया क्या करेगा, नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा। नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया नॉलेज सिस्टम शुरू करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आपका, ठीक है, दैट इज IKS। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज की डिटेल उसके बारे में जरूर आपको बता दूंगा। क्लियर?